मैंने बिग ग्रुप के इश्तियाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपसे जो मेरी तवील मुलाकात थी वो बजट के दिनों में थी, जो हमने 2-2.5 घंटे की हमने ट्रांसमिशन की थी। हाँ। और उस वक्त जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे थे, बजट में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी उसकी डिफरेंट डायमेंशन थी, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट एंड 7th NFCA वॉर डिक्लेरेशन के बाद दूसरी चीज़ ये कि उस वक्त बात हो रही थी कि पाकिस्तान में टैक्स का जो कल्चर है उसको रीशेप किया जाए, रिवैम्प किया जाए, टैक्स नेट जो है उसको ब्रॉड किया जाए। अल्टीमेटली आज तकरीबन 1.5 महीने बाद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जूं की तूं है। वो जो 1592 खरब के जो टारगेट अरब के जो टारगेट्स थे उसमें भी कल कुछ इत्तलात इस तरह की सामने आई कि 5 बड़े बैंकों ने 25 बिलियन जो है वो आखिरी वक्तों में जमा कराया, वो भी एडवांसेस, जो हमेशा हम एक रीत है हमारी यहाँ की। अच्छा, उस वक्त बड़े हमने खुशियां मनाई कि एक्सपोर्ट टारगेट जो है हमारे वो $25 बिलियन पहली दफा हुआ। हालांकि उसमें भी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जो है वो हमारी 9% डिक्लाइन हुई थी, बाकी जो है वो कमोडिटी प्राइसेस का गेन था। तीसरी चीज रेमिटेंसेस, नो डाउट इस मरतबा जो है वो 11 बिलियन का उन्होंने रिमार्केबल एक किरदार रहा उनका। ओवरऑल क्या फर्क देख रहे हैं कि एरियल व्यू ले इकॉनमी का भी, कहाँ खड़ी है पाकिस्तान की इकॉनमी? क्योंकि जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो तो बड़ी कामयाबी के गुनगार हैं, बावजूद इसके कि आपके $800 मिलियन की जो है वो अमेरिका ने फौजी इमदाद रोक ली, बावजूद इसके कि आपके तकरीबन $800 मिलियन जो है PTCL की प्राइवेटाइजेशन के अभी तक नहीं आए। जी हाँ जी, क्या फैक्ट ना देखिए, जैसे आपने जो आखिरी आपने ये कहा है कि अमेरिका ने हमारी कुछ इमदाद रोक ली है, आप यकीन करें मुझे खुशी हुई है कि इस बार उन्होंने ये इमदाद रोकी है ताकि हमको अपने पैरों पे खड़े होने का जो है ना मौका मिल सके। क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं, चाहे वो हमारी फौजी इमदाद हो, चाहे हमारी सिविलियन इमदाद हो, कि अब हम इसको एक पार्ट ऑफ बजट बनाने लग जाते हैं कि जनाब इतनी इमदाद हमें इस कंट्री से मिलेगी। मुझे तो हमने इनकॉर्पोरेट भी कर लिया था, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। और फिर हम ये करते हैं कि हम जो है ना अपने टैक्स नेट को बढ़ाते हैं और ना हम दूसरे मेजर्स लेते हैं। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप हालात हमारे बेहतर होंगे इस इमदाद के रोकने से, और हमें अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलेगा। लास्ट बजट में जैसे आपने कहा, जो लास्ट फिस्कल ईयर था, 2 चीजें खुशानिंद हुई, जिसके अंदर पाकिस्तानियों ने बड़ी ची रेमिटेंसेस भेजी, ऑलमोस्ट $1 बिलियन जो है इसके लिए, मगर उनको एड्रेस तक नहीं किया गया और बजट की स्पीच के अंदर उनका शुक्रिया अदा नहीं किया गया। अगर उनको कुछ इंसेंटिव्स दे दिए जाते छोटे मोटे कि जब वो आ रहे हैं। बुनियादी वजह क्या रेमिटेंसेस में इतनी ग्रोथ की? देखिए जी, ये हो रहा है कि एक तो हमारे नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो बाहर गए हैं काफी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब मिडिल ईस्ट के हालात जो थोड़े से हमारे खराब हुए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा है। रिटायर्ड फौजी बहुत बहरीन के अंदर हमारे गए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी बहुत पाकिस्तानी लिए, क्योंकि बहुत मेहनती हमारे लोग हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी और तवज्जो दी जाए, मैं आपको बताऊं कि हमारे वर्कर्स ज्यादा हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, मगर रेमिटेंसेस अगर आप फिलिपाइन और दूसरे कंट्री से दे रहे हैं कम आ रही है। वजह यह कि हमारा एक आदमी अगर सपोज $200 ले रहा है, तो एक स्किल्ड वर्कर्स किसी और कंट्री का जो है वो $300 या $400 ले रहा है। तो अगर इस पर जरा हम तवज्जो दें कि रादर देन अनस्किल्ड वर्कर्स हम स्किल्ड वर्कर्स बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप यकीन करें कि ये हमारी इसके अंदर बड़ी गुंजाइश है। प्लस मैं हमेशा देखिए, जो क्रेडिट होना चाहिए हुकूमत को देना चाहिए कि रहमान मलिक साहब ने ये जो हुंडी के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, इससे भी बेनिफिट्स आने शुरू हो गए हैं। नाउ 9/11 के बाद ओवरऑल एक हम देख रहे थे कि जो मुसलमान वेदर पाकिस्तानी और फिर मुसलमान जो है उनके फॉरेन अकाउंट्स वो अपने सेफ फील नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान में पैसा 9/11 के बाद बहुत आया। और दूसरा ये कि जब से ये एक हुंडी हवालात के ऊपर ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशनल जो हमारा चैनल है, चैनल के थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ट्रांजेक्शन होने लगी, रेमिटेंस आने लगी, तो वो जरा एडिशनल वो हुआ है। पाकिस्तान रेमिटेंस का भी इसमें PRI पाकिस्तान रेमिटेंस का जो इदारा है उसका भी काफी अहम किरदार है। इनिशिएटिव्स पाकिस्तान रेमिटेंस, हाँ जी, हर कोई आदमी कोशिश कर रहा है और रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। मगर एक बार और मैं आपको बतलाऊं कि जैसे आपने ये कहा कि 9/11 के बाद अब ये कुछ इस तरह का भी एक ट्रेंड चला था कि लोग चाह रहे थे कि हमारा अपना कंट्री सेव है, जिसके पास जो भी सेविंग थी वो पाकिस्तान ला के रख रहा था। मगर देखिए, आपको जैसे अंदाजा होगा कि जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर के अंदर हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, तो उसके बाद हमने फ्रोज कर दिया अकाउंट, जो थी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स हो गए थे।
उसके बाद क्या हुआ, लोग डरे हुए हैं अभी तक। अगर इस तरह का एक बिल पास कर दिया जाता कि इन फ्यूचर के अंदर हम इस तरह का कोई अकाउंट नहीं मेजर्स लेंगे, तो आप यकीन करें। अच्छा, लोग तो लेकर आ रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस कब लेकर आएंगे अपने पैसे पाकिस्तान? सर अनाउंस तो किया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, और आई होप कि दूसरे भी उसको फॉलो करें। और आप यकीन करें कि इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके पास, पाकिस्तानियों के पास पैसा है कि अगर ये वापस पाकिस्तान में लाके सेफ रख दें और हम इनको ये एश्योरेंस दे दें कि जी फ्यूचर के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं होगी कि अकाउंट जो है उसको फ्रीज कर दिए जाएंगे, तो हमारी आधी से ज्यादा मुश्किलात जो है बिजनेस तो आधा बिजनेस तो आपका भी बाहर है, आधा बिजनेस तो आपका भी। देखिए बिजनेस होना इमरान कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो पाकिस्तान आने से पहले हमारा दुबई और मोरक्को के अंदर बहुत बड़ा सेटअप था, जो अभी भी है। बिजनेस बाहर रखना कोई मतलब बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने एसेट्स जो हैं ले आके बाहर रखें, हम लोगों के जितने प्रॉफिट्स होते हैं हम ला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारा टेक्सटाइल के अंदर अपना जेब से तकरीबन 2 बिलियन रुपए से ज्यादा जो है हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ। ठीक है, बिजनेस आपका कहीं पे भी हो, बट ये कि रेमिटेंसेस जो है आपके प्रॉपर होने चाहिए पाकिस्तान के उसमें नेशनल किटी में। अच्छा, नाउ ये 25 बिलियन डॉलर्स की जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल का कितना इसमें आप देख रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि ये हमें कहां तक सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि हमें तो सब कॉटन प्राइसेस का यहाँ पे बेनिफिट था ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा इमरान। हुआ ये कि लास्ट ईयर जो एक बेनिफिट हमें मिला कि दुनिया के अंदर जो कॉटन के प्राइसेस थे, जो 5 और 6 हज़ार रुपए मन हुआ करती थी, वो 13 और 14 हज़ार रुपए पहुंच गई थी। जिसकी वजह से ये हुआ कि अल्टीमेटली हर चीज हमने, जो चीज जो है हम वो $1 की बेचते थे, वो $2 और $2.5 की पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई, जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी उसमें काफी इजाफा हुआ, जो तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर्स तक सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो है हमारी हुई हैं। और ये एक अच्छा हुआ था सिनारियो। मगर होता यह है कि जब एक कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो किसान या जो एग्रीकल्चर के लोग होते हैं वो सब उसी फील्ड में चले जाते हैं। इस बार क्या हुआ कि बम्पर क्रॉप हो गई जनाब कॉटन की, और इतनी ज्यादा हुई कि जिसका आदमी के पास कोई जगह थी वो वीट भी ग्रो करता, उसने कहा नहीं जी 13,000 की कॉटन गई थी, मैं तो वो करूंगा। अब कॉटन की तो बहुत बम्पर क्रॉप हो गई, जिससे कॉटन के प्राइसेस क्या स्टेट है इस वक्त? अब प्राइसेस में आप सर नीचे आने शुरू हो गए, 6,000 पे आ गए। ऑलमोस्ट 50% कॉटन के प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं। जब कॉटन के प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं, नेचुरली उसका इफेक्ट जो है कपड़े में भी आ रहा है, उसका इफेक्ट गारमेंट्स के अंदर भी आ रहा है। तो इस बार हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की कम होगी, ठिकाने आ जाएगी, जो एक भेड़ चाल चल जाती है हमारे यहाँ फार्मर्स के उसमें, और कुछ हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा, सिर्फ कॉटन की बात नहीं करना, अगर आप वीट की भी बात करें, जो इंटरनेशनल प्राइसेस है, शुगर ज्यादा है, शुगर के चले गए, वीट ज्यादा है तो गंदम के उसमें चले गए। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कल्चर है ये पाकिस्तान में डेवलप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम जो है वो एग्रीकल्चर को सिर्फ इसमें ले रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होना चाहिए, दैट्स इट। हम उस तरफ नहीं आए, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ नहीं आए, और लैंड रिफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं जनाब। देखिए इस बार जो बजट आ रहा था, इसमें सबसे बड़ी जो चीज महसूस की जा रही थी, और कई इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कई बार ये कहा था, और इससे पहले जो प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी जनाब ये कहा था कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर, देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि जब हम कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर पे हम नहीं कहते टैक्स लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे हम टैक्स नहीं लगा सकते, मगर एनी इनकम ठीक है है उस पे अगर एक्चुअली बदनाम इतना ज्यादा हो गया है ना, वो इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया है कि इसमें 2-4 सेक्टर। चले एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन, इश्तियाक बेग साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हम बात कर रहे थे कि जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, और मैं गालिबन 3.5 लाख का थ्रेशोल्ड भी आपके पास है इस वक्त, ठीक है। इसमें फिर कबाहत इस मुल्क में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो फेडरल लॉर्ड्स हैं, और बड़ी मजबूत लॉबी है, ठीक है, बड़ी मजबूत लॉबी है, वो इस मुल्क में सबसे आड़े आते हैं इन चीजों में। तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम तो मुंतखब करके भेजते हैं लोगों को पार्लियामेंट में और नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में, लेकिन कुछ चेहरे वहीं के हैं जो रुकावट बनते हैं इन तमाम चीजों में। तो क्या ये कहना बजानिब होगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो खुद पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है? देखिए लॉबी तो एक बहुत बड़ी लॉबी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये चीज बिल्कुल ये सुना जाता है कि इस बार बजट के अंदर ये हो जाएगा, बट लास्ट मिनट कुछ न कुछ आता है। अफसोस ये होता है कि एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा 2 बच्चों को बैठा के लेके जा रहा है, वो तो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मगर उसके बराबर सिग्नल के ऊपर एक लैंड क्रूजर खड़ी है जो 1 करोड़ रुपए के ऊपर से खड़ी है, और उसने जनाब सिर्फ
सिर्फ इस वजह से कोई जो है वो नहीं दिया कि वो जनाब एग्रीकल्चर से उसको इनकम हुई। आई डोंट थिंक इट इज। और अगर वो सिग्नल तोड़ता भी है तो वो कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लैंड क्रूजर को जो है वो रोके। अब ये हो गया है कि फिर दूसरी चीज क्या हो गया, क्योंकि एक सेक्टर को आपने एग्जम्प्ट कर दिया टैक्स से, कुछ लोग इसको इस तरह भी प्ले कर रहे हैं कि अगर उनकी इनकम दूसरे सेक्टर से भी हो रही है तो वो शो का ये कर रहे हैं कि जी वहां तो हमें लॉस हो रहा है मगर हमारी ज्यादा इनकम जो है जनरेट हो रही है वो कहां से हो रही है, एग्रीकल्चर से हो रही है। हाँ, तो फिर सिंपल बेंचमार्क होना चाहिए ना, फिर सिंपल बेंचमार्क होना चाहिए और बड़ी इनकलाबी तौर पे इस पे होना चाहिए। अच्छा, हैव यू हर्ड दिस कि 12.5 12.5 एकड़ अराजी जो है इसके ऊपर जो आपके लगे हुए थे पिछले दिनों, इन्होंने एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया था 16%, तो उसको विड्रॉ करने की बात हो रही है, कुछ इस तरह का सिलसिला था। हाँ जी, ये चीजें भी अखबारों में काफी आई हैं कि इसके ऊपर भी हो रहा है और रीजन इसका ये दिया जा रहा है कि इससे एग्रीकल्चर जो है एक्सपेंसिव हो जाएंगे प्रोडक्ट, जबकि आई डोंट थिंक इस बार देखिए गवर्नमेंट उन्होंने कौन सा जेब से देना, पास ऑन करना है हर किसी। बिल्कुल हाँ, और इसके अंदर ये हो रहा है कि देखिए इस वक्त एक कम से कम हुकूमत को एक इनकम इससे हो रही है जो मतलब बड़ी शदीद जरूरत है, और अगर ये लॉबी इसमें भी कामयाब हो जाती तो आई डोंट थिंक। सर मेरे तीन कंसर्न है। सबसे पहले तो ये कि 12.5 एकड़ अराजी जो है इसको स्क्वायर फुट में उठा के देखें कितनी बनती है। ठीक है, मेरे ख्याल से 5 लाख समथिंग स्क्वायर फुट बनती है, जो कहीं से नहीं आता कि जनाब कोई एक आम आदमी इतनी बड़ी होल्डिंग रख सकता है लैंड। नहीं, नंबर 1। जी हाँ। नंबर टू ये कि इस मुल्क में तकरीबन 80 से 85% जो है उनकी होल्डिंग 12.5% से कम की है, एकड़ से कम की है। तो आपने तो एकदम जो टैक्स नेट के अंदर लेके आया एकदम निकाल दिया सबको। और तीसरी चीज ये कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इनके अकाउंट में ट्रैक्टर्स नहीं खरीदे जाएंगे, क्या इनके अकाउंट में मशीनरी नहीं खरीदी जाएगी, क्या इनके अकाउंट में पेस्टिसाइड्स नहीं खरीदे जाएंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल आपने कहा कि आप उनको एक मौका दे रहे हैं मैनिपुलेट करने का चीजें को, और फिर ये चीजें शुरू हो जाएंगी। मतलब तो मेरा ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है प्रेशर के अंदर इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी हुकूमत की आ रही है इमरान कि हम बोरोइंग बहुत कर रहे हैं, टैक्स नेट हमने नहीं बढ़ाया, इनकम हमारी हो नहीं रही है, एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हैं। अब हम क्या कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए स्टेट बैंक की अभी क्वार्टरली रिपोर्ट आई है जिसमें उसने कहा है कि जो मैसिव जो है मतलब 5.5% ऑफ द जीडीपी जो हमने रखा है वो भी हम इस वक्त पूरा नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा बोरिंग हो रही है। और आईएमएफ ने ये कहा है कि 4% जीडीपी का जो है डेफिसिट उससे ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि ये तो चला आप नोट छाप रहे हैं और ये कर रहे हैं, मगर इसकी हमें जैसे लोगों को जो इंडस्ट्री चला रहे हैं हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपका डबल डिजिट में आपका डिस्काउंट रेट है इस वक्त मौजूद है। कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पिछले हम 2 गवर्नर स्टेट बैंक जो है इसी पैराए में हम देख चुके हैं, बल्कि 3 गवर्नर अदर मैं कहूंगा कि जिसमें हम एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए आपने डिस्काउंट रेट को बढ़ा दिया। हालांकि और भी टूल्स होते हैं, उनको ऐसा जितना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। इस तमाम स्टोरी में सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं अपनी ग्रोथ को, लेकिन वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं। तो फिर जाके कोई क्या स्ट्रैटेजी है, स्टेट बैंक क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, मेंबर रेवेन्यू एडवाइजरी काउंसिल क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्योंकि ग्रोथ तो आपके यहाँ ही नहीं। इमरान देखिए मैं आपको बतलाऊं कि देयर इज नो डाउट कि एक डेमोक्रेसी को मैं सपोर्ट करता हूं और मुझे खुशी है कि एक डिक्टेटर गया और एक डेमोक्रेसी आई है, मगर अभी भी मैं ये देखता हूं कि जब शौकत अजीज साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त हमारी पाकिस्तान की सबसे अच्छी जीडीपी जो थी तकरीबन मोर देन 6.5 और 7% वो कह रहे थे पाकिस्तान ने अचीव की थी, और उस वक्त हमारा जो था वो बहुत अच्छी हर चीज जो है परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी हमारी। और लेकिन आपके वो डेमोक्रेटिक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने आके इसको चैलेंज कर दिया था। अच्छा। इन नंबर्स को कि ये फजिंग हुई और उसके बाद पूरी दुनिया में एक जो एक मैसिव डॉलराइजेशन हुई पाकिस्तान से, उसी वक्त देखने में आई थी। अच्छा, तो ये ऐसी डेमोक्रेसी का भी क्या फायदा जो उस हुकूमत को नहीं दे रहा, बल्कि उनकी इस पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट जो था उस वक्त आपने देखा था 6 या 7% था। बेहिसाब इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर हुई, लोगों ने अपने जो कर सकते थे मशीनों को चेंज किया, ये किया और तमाम चीजें, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहे और हमारी बेहतरीन जीडीपी थी और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने भी एक्सीलेंट परफॉर्म किया था। जब हम जनाब इसको बढ़ाते गए और हम इस बेस से बढ़ाते गए कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये बतलाइए आज इतने साल हो गए आपको इन्फ्लेशन में कमी नजर आई है, मगर उसके नुकसान जो दूसरी तरफ स्टेट बैंक के लोगों से पूछें, पॉलिसी मेकर से पूछें कि क्या आपने एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करके क्या कितनी महंगाई कम कर दी। 16-17% के ऊपर बिजनेस नहीं किया जाता दुनिया में। वो ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं, आप अपने रीजन के अंदर आप देख लीजिए, जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं वो 16-17% पे बोरोइंग नहीं